गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं एक सामान्य विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होगा मानव ग्रंथियां यानी कि ह्यूमन ग्लैंड्स। ह्यूमन ग्लैंड्स इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल परीक्षा में। तो रेलवे की परीक्षा हो या पुलिस की परीक्षा हो, इसके अलावा एसएससी या फिर पीसीएस जो सिविल सर्विसेज होती हैं, उन सभी में इससे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक से। तो ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरू करते हैं ह्यूमन ग्लैंड्स। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं। जी हाँ, ग्लैंड्स क्या होंगे। देखना, ग्लैंड्स जिससे हार्मोन्स का निर्माण होता है या फिर हार्मोन्स का स्रावन होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं, ये हमारी शरीर की वृद्धि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम अपना बैलेंस फूड देखते हैं तो बैलेंस फूड में हमारे सबसे पहले क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये तो क्या है, हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। विटामिन हमारे शरीर में प्रतिरोधक अक्षमता उत्पन्न करते हैं। उसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं ये शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ह्यूमन जो हमारी बॉडी डेवलप होती है किससे, हार्मोन से। हार्मोन्स तो ग्लैंड्स में किसका निर्माण होता है, हार्मोन्स का। और स्रावित क्या होते हैं, जिसमें कुछ डक होती हैं, डक्ट, और कुछ डक्ट लेस होती हैं, यानी कि किसी में नलिकाएं पाई जाएंगी, किसी में नहीं। तो ये 3 टाइप्स की होती हैं, 3 प्रकार की। उसमें आता है कि अंत्यस्रावी ग्रंथि या फिर बाह्य स्रावी ग्रंथि, या एक आ जाएगा मिश्र ग्लैंड यानी कि मिश्रित जो ग्लैंड्स होती हैं। तो एक बार हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर होती है। एक बार गौर करते हैं। ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी देखना, ये लगभग ऐसी आप बना लेना। तो इसमें जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, सबसे ऊपर सिर में हमारी 3 ग्रंथियां हो जाएंगी। एक फोर हेड में होगी, एक तो होती है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। एक आ जाएगी पाइनियल ग्रंथि, पाइनियल, पाइनियल या फिर पाइनियल। एक हाइपोथैलेमस जो हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करती है, उसका नाम क्या आ जाएगा, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि एक होगी, हाइपोथैलेमस। अभी आपको इसकी डिटेल बताएंगे सभी स्लाइड में भी और वैसे भी, तो केवल समझ लीजिए। तो 3 ग्रंथि तो हमारे ऊपर हेड में हो जाएंगी, यानी कि 4 हेड। यहाँ पर कौन सी होगी, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, या ग्रंथियों की ग्रंथि। सबसे महत्वपूर्ण होती है पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। यही शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। और हाइपोथैलेमस क्या करती है, शरीर में तापमान को नियंत्रित। दूसरा पाइनियल ग्रंथि, पाइनियल ग्रंथि ये भी हमारे सिर में ही होती है। और दूसरी यहाँ पर हो जाएगी एक थाइमस और थायराइड और पैराथायराइड। ये क्या होगी, थायराइड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड, THYROI, थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड। एक आ जाएगी पैराथायराइड, यानी कि सामने सामने से, जैसे हमारा वोकल कॉर्ड होता है जहां से हम बोलते हैं, कौन सी, थायराइड ग्रंथि। और इसके पीछे की तरफ पैराथायराइड होती है, पैराथायराइड, पैराथायराइड, पैराथायराइड। ये कहां पर होगी, गले में होंगी ये दोनों, एक आगे की तरफ, दूसरी पीछे की तरफ होती है। जो थायराइड होगी इसकी एच आकृति होती है। एक वक्ष भाग में होगी, जो हमारी चेस्ट होगी, चेस्ट में हो जाएगी थाइमस ग्रंथि, थाइमस, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहां पर होगी, हमारी चेस्ट में, यानी कि वक्ष भाग में होगी। और नीचे फिर उधर भाग में यहाँ पर एक आ जाएगी एडिनल, ये गोनेडो होती है ना, जो जनन ग्रंथियां होती है, गोनेडो, गोनेडो। ये क्या आ जाएगी, गोनेडो, गोनेडो ग्रंथि। गोनेडो ग्रंथि कहां पर होगी, हमारी जनन ग्रंथियों के पास। इसके ऊपर आ जाएगी एक एडिनल, एडिनल, एडिनल ग्रंथि। अच्छा, यहाँ पर क्या होगी, एक और, जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि मानते हैं इसको, यकृत, यानी कि लीवर। एक लीवर यहाँ पर होगा ये, तो लीवर में कौन सी आ जाएगी, यकृत। ये भी यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अच्छा, पेनक्रियाज, जैसे पिछले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था कि अग्नाशय जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण होगा। मिश्रित ग्रंथि, थाइमस के आप नीचे ले लीजिए, जहां पर हमारा अग्नाशय ये होता है, आमाशय। तो यहाँ क्या आ जाएगी, अग्नाशय, अग्नाशय। ये मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी कि पेनक्रियाज,
पेनक्रियाज ना। तो ग्रंथि ये इस टाइप से होती है। सिर में हमारी कितनी हो जाएंगी, 3 ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि, पीछे पाइनियल ग्रंथि और उन दोनों के बीच में हाइपोथैलेमस ग्रंथि। गले में हमारी 2 होंगी, थायराइड ग्रंथि, इसके पीछे पैराथायराइड ग्रंथि। चेस्ट में हमारी एक हो जाएगी थाइमस ग्रंथि, हालांकि ये अस्थायी रूप से होती है। अस्थायी में इसका ये कुछ सालों के बाद में डैमेज या निष्क्रिय हो जाती है। और फिर हम अगर राइट साइड में देखते हैं यकृत, ये कौन सी आ जाएगी, यकृत यानी कि लीवर। लीवर हमारी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होगी लीवर। ये क्या होगा, लीवर। लीवर को ही हम क्या बोलते हैं, लीवर या जिगर या फिर यकृत। अच्छा, एक होगी हमारी लेफ्ट साइड में अग्नाशय पेनक्रियाज, जिसे पेनक्रियाज में लैंगरहैंस की दीपिकाएं होंगी, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसकी 2 सेल्स होती हैं, बीटा सेल, अल्फा सेल। ये बीटा सेल से फिर इंसुलिन का स्रावण होता है। इंसुलिन जो एक डायबिटीज का रोग होता है उसको नियंत्रित करती है, यानी कि शुगर की मात्रा को नियंत्रित करती, कौन करता है, इंसुलिन। वो किससे स्रावित होता है, पेनक्रियाज से। अच्छा, नीचे आइए, फिर थाइमस के नीचे एडिनल और गोनेडो ग्रंथि यानी कि जनन ग्रंथियां हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, ठीक है ना। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो देख सकते हैं। जी हाँ, फिर आते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं और उनसे कौन कौन से जो हार्मोन्स हैं वो स्रावित होते हैं। तो आपको बताया कि हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए, शरीर के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, हमारी जो बॉडी डेवलपमेंट होता है। अगर इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद करने में आसानी रहेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अब इसके आते हैं ग्रंथि कितने प्रकार की होती है। ग्रंथियों के प्रकार, ग्रंथियों के जो टाइप्स होंगे, प्रकार, ये कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की होती है। एक तो आ जाएंगी इसमें अंत्यस्रावी ग्रंथि, अंत्यस्रावी ग्रंथि। एक आ जाएगी बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी, जिनका श्रावण बाहर होता है, बाह्य स्रावी ग्रंथि। एक होगा इसमें मिक्स्ड ग्रंथि, यानी कि मिश्रित ग्रंथि, है ना, जो बाह्य भी है और अंत्य भी। अंत्यस्रावी ग्रंथि की क्या विशेषता होती है, ये अंत्यस्रावी डकलेस होती है। डक का मतलब क्या होता है, जो नलिका होती है, जैसे हमारे बाल होते हैं, तो बाल को अगर खोखला कर दिया जाए, उसके अंदर जो बहुत महीन पाइप बनेगा उसको हम नलिका बोलते हैं, इंग्लिश में डक्ट। ये क्या होती है, डक्टलेस होती है, डक्टलेस यानी कि नलिका विहीन, नलिका विहीन, नलिका विहीन, इनमें नलिका नहीं पाई जाएगी। बाह्य स्रावी ये डक्ट पाई जाती है इनमें, डक्ट यानी कि इसमें नलिका युक्त, ये नलिका युक्त हो जाएंगे, नलिका युक्त, अर्थात इनमें नलिका होगी। मिश्रित में क्या होगा, इसमें कुछ ही में डक्ट होगी, कुछ डक्ट लेस होगी, डक्ट और डक्ट लेस दोनों प्रकार की होंगी ना। तो एक तो क्या होगी, 3 प्रकार की होंगी, अंत्यस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि और नंबर 3 क्या आ जाएगा इसमें, मिश्रित ग्रंथि। तो अंत्यस्रावी ग्रंथि में कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं उनके हम नाम लिख देते हैं। अभी आपको बताया कि सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है कौन सी, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि। एक तो पीयूष ग्रंथि आ जाएगी, एक पाइनियल ग्रंथि आ जाएगी, पाइनियल या पीनियल एक ही नाम, पाइनियल या पीनियल। नंबर 3 आ जाएगा इसमें हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी इसी में होंगी। और गले में जो स्थित होती है दोनों, थायराइड और पैराथायराइड, ये दोनों किसका एग्जाम्पल हो जाएगी, अंत्यस्रावी ग्रंथि का। थायराइड या पैराथायराइड, दूसरी पैराथायराइड ग्रंथि, ये भी इसी में होंगी, ठीक है ना। एक आ जाएगी एडिनल भी इसी में आ जाएगी और गोनेडो इसी में हो जाएगा, यानी कि अंत्यस्रावी ग्रंथियां। बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या होंगी, जिनका श्रावण बाहर की तरफ होगा, यानी कि हार्मोन्स का निर्माण तो शरीर के अंदर होगा, लेकिन उनका श्रावण का मतलब निकलना है ना, वो बाहर की तरफ। तो बाह्य स्रावी में एक क्या आएगी, लार ग्रंथि, सलाइवा जो हमारा होता है जिससे माल्टे जो टोलिन जो एंजाइम स्रावित होते हैं, तो एक तो लार ग्रंथि क्या आ जाएगी इसमें, लार ग्रंथि को सलाइवा, ओके। दूसरी आ जाएगी पसीने की ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि। एक आ जाएगी ऑयल यानी कि तेल ग्रंथि, है ना, कभी कभी स्किन आपने देखा हो तो ऑयली हो जाती है, तो ऑयल, ये तेल ग्रंथि, पसीना ग्रंथि। एक होगी इसमें दुग्ध ग्रंथि, तो दुग्ध ग्रंथि किसका उदाहरण होगी, ये नलिकायुक्त होगी, बाह्य स्रावी यानी कि एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड।
और मिक्स्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा अग्नाशय। अग्नाशय आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी ग्रंथि अंत्यस्रावी है या फिर कौन सी ग्रंथि बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंत्यस्रावी को और क्या बोलते हैं दूसरा, इसको इंग्लिश में एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, क्राइन का मतलब बाहर निकलना, इन दिस मिक्स्ड ग्लैंड, ये मिक्स्ड ग्लैंड हो गए। वो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड, इनके तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल। अब वन बाय वन ये देखते हैं कि जो इसमें पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है यहाँ तक तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जी हाँ, ये नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, ये कहाँ पर होगी पीयूष ग्रंथि? फोरहेड, जो हमारा माथा होगा उसके पीछे। आपने देखा हो ना कि जैसे तिलक लगाते हैं महिलाएं, सिंदूर लगाती हैं, है ना, या फिर कोई भी जैसे तिलक बताया गया चंदन का लगाना, जो सैंडल्स होता है ना, यानी कि हम क्या करते हैं उसको उंगली से प्रेस करते हैं ताकि हमारी पीयूष ग्रंथि एक्टिव हो जाए, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मास्टर, ये तो क्या हो जाएगी, ग्रंथियों की ग्रंथि मास्टर। इसी को हम चाबी बोलते हैं, चाबी या ताला ग्रंथि, क्या कहेंगे, चाबी या ताला ग्रंथि, चाबी या ताला ग्रंथि से ही बोलते हैं। और इसे ही हम कहेंगे सिक्स सेंसेस, यानी कि हमारी छठी इंद्री, सिक्स सेंसेस यानी कि इंद्री, इंद्री हम इसी की बात करते हैं, ये हमारी छठी इंद्री भी होती है। ठीक है, इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? हार्मोन्स, एक एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स ना, एक आ जाएगा इसमें जीटीएच, जीटीएच गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, एक होगा एसीटीएच, एसीटीएच का मतलब क्या हुआ, ये एंटीकोर्टिको या एडिनल कोर्टिको हार्मोन्स। एक मिलेनो आ जाएगा, मिलेनो स्टिमुलेटेड, मिलेनो, थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स, टीएसएच। एक इसमें होगा थायराइड मिलेनो, मिलेनो क्या करता है, जो तिल जैसी संरचना बनती है। एक आ जाएगा इसमें बेटाजेनेटिक, है ना, डाइबेटाजेनेटिक, डाइबेटोजेन, ये कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। एसटीएच जो हार्मोन्स होता है फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। सोमेटोट्रोपिक क्या करता है, अगर इसकी अधिकता हो जाए या इसकी कमी हो जाए, दोनों से ही रोग होते हैं। इसकी अधिकता से होने वाले रोग, अगर हम अधिकता ले लेते हैं, इसकी अधिकाय, इसकी अधिकता से होने वाले रोग कौन से रोग हो जाएंगे? जैसे एक भीमकाय का रोग होता है, भीमकाय, बॉडी बहुत उसमें हेल्दी हो जाती है, यानी कि ज़्यादा ही विकास हो जाएगा। जैसे आपने देखा ना WWF के होते हैं कुछ रेसलर्स होते हैं, तो रेसलर की जो बॉडी है कुछ एक्स्ट्रा होती है उनकी, तो उसमें क्या हो जाता है कभी कभी महाकाय या भीमकाय, महाकाय, शरीर बहुत बड़ा बन जाता है महाकाय, या इसी को भीमकाय बोलते हैं, भीमकाय का रोग ना, भीमकाय या महाकाय। और इसकी अधिकता से एक एक्रोमिगेली रोग होता है, एक्रोमिगेली, एक्रोमिगेली रोग क्या होगा, इसमें भी शरीर का जो विकास है वो एक्स्ट्रा होता है, लेकिन इसमें हाथ और पैर का हो जाता है। इसमें ज़्यादातर विकास किसका, हमारे हाथों का, हमारे पैरों का विकास होगा, या फिर जो चेहरे की हड्डियां होती है, जैसे इसको जाइगोमेटिक बोलते हैं इस हड्डी को, है ना, जाइगोमेटिक, और जबड़ा होता है पूरा, ऊपर के जबड़े को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिला, और नीचे को मैंडिबल बोलते हैं। मैंडिबल, मैक्सिला और जाइगोमेटिक, देखना जो चेहरे की हड्डी होती है ये एक ही होगी, ये हमें दोनों साइड से यानी कि दोनों तरफ दिखाई देगी। इस हड्डी का विकास होता है जाइगोमेटिक, यानी कि चेहरे की हड्डी, चेहरा, हड्डी, हड्डी का विकास, ये चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं, हाथ पैर या फिर चेहरे की हड्डी। इस रोग को हम क्या करेंगे, एक्रोमिगेली। आपने देखा ना कुछ लोगों का शरीर तो औसत होता है, लेकिन उनके जो हाथ पैर हैं वो ज्यादा ही बड़े होते हैं कुछ, ठीक है। और महाकाय का रोग क्या होगा, भीमकाय का रोग, है ना, जैसे आपने WWF में देखा ना, खली जो रेसलर हैं, है ना, भारत के, तो उन्हें महाकाय या भीमकाय कहा जाता है। ये तो एसटीएच की अधिकता से होता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होगा, अब कमी, अगर इसकी कमी हो जाती है तो कमी में एक रोग होता है जो शरीर का हमारा जो विकास रुक जाएगा, यानी कि जो हाइट है या तो अंडर हाइट हो जाएंगे या बोना पर, ड्वार्फिज्म, इसको मिगेट्स का रोग भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिगेट्स, मिगेट्स का रोग, या फिर बोनापन, ड्वार्फिज्म, बोनापन,
कुछ लोग होते हैं ना जो बोने अंडर हाइट होते हैं, जो ज़्यादा ही छोटे हो जाएंगे, यानी कि उनमें एसटीएच का हार्मोन्स का जो स्रावन है वो कम हुआ है, और ये किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि या फिर ताला ग्रंथि, चाबी ग्रंथि, सिक्स सेंसेस कहते हैं। जीटीएच क्या होता है? गोनेडो। अगर गोनेडो में इसका अनियमितता होती है इस हार्मोन्स की, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स की, ये सभी आगे मिल जाएंगे नोट्स में, स्लाइड बनी हुई है सबकी वहाँ से स्क्रीनशॉट, बाकी आपको चैनल पर वो मिल जाएगा पीडीएफ फाइल इसकी। तो गोनेड से क्या होगा? इसके हमारी जनन ग्रंथियां अविकसित होती हैं, जनन ग्रंथियां अविकसित हो जाएंगी, यानी कि जो इसकी मांसपेशियां ये प्रभावित होती है। एंटीकार्टिको क्या होता है? एंटीकोर्टिको, जैसे शरीर का विकास, कुछ जनन ग्रंथियां विकसित हो जाएंगी, या फिर जो दुग्ध हैं, जो दूध ग्रंथियां होती है महिलाओं में, उसका विकास रुक जाता है ना, जैसे दुग्ध मांसपेशियां, दुग्ध ग्रंथि हाँ अविकसित है ना। मिलेनो क्या होता है ना? मिलेटाइड या फिर मिलेनो जैसे क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर की जो त्वचा है इसका रंग किस पर निर्भर करता है, उसका उत्तर होता है मिलेनिटोनिन, या तो मिलेनिटोनिन या मिलेटोन। तो ये जो मिलेनो होता है, मिलेनो हमारे शरीर में जो तिल जैसी संरचना होती है, जैसे मोल बन जाता है कहीं पर, तिल जैसी संरचना किस पर हो गया? त्वचा का हमारा सांवलापन होता है। कुछ लोग बहुत गोरे होते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़ा सांवलापन होता है उनका, तो ये क्या? मिलेनो की सांद्रता बढ़ जाती है, यानी कि त्वचा का रंग इसी पर आधारित होता है रंग। और अगर ये एक ही जगह कहीं पर इकट्ठा हो जाए, उससे तिल जैसी संरचना बनती है। तिल, चेहरे पर जो तिल बन जाते हैं या पूरे हमारे शरीर पर, वो क्वेश्चन है कि तिल जैसी संरचना किससे बनती है? मिलेनो से बनती है ना। थायराइड ग्रंथि ये क्या होती है? गले में प्रभावित हो जाती है, हमारी आवाज भी प्रभावित हो जाती है अगर हम इससे, ये TSH का है ना। और डायबेटोजेनेटिक, ये भी एक जनन ग्रंथियों से संबंधित है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, दो लोब होते हैं, एक तो अग्रभाग, एक पश्च भाग होता है। जो इसके पश्च भाग से निकलते हैं वो भी दो होते हैं हार्मोन्स। एक और देखिएगा आप, इसके दो लोब होंगे, लोब बोलते हैं उसको। ये तो किससे थे? अग्रभाग से, अग्र, यानी कि इसको इंटीरियर लोब बोलते हैं, इंटीरियर लोब का मतलब पार्ट या भाग कहिए। पीयूष ग्रंथि के जो इंटीरियर लोब होगा, यानी कि अग्रभाग, उससे तो ये निकलेंगे हार्मोन्स। और जो दूसरा होता है पश्च भाग। पश्च से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? पश्च भाग को पोस्टीरियर लोब से। एक तो डायूरेटिक होता है, डायूरेटिक है ना, इससे दो हार्मोन स्रावित होंगे, डायूरेटिक हार्मोन्स। और एक आ जाएगा इसमें ऑक्सीटोसिन एक तो डायूरेटिक हार्मोन्स, और एक होगा ऑक्सीटोसिन जो दुधारू पशुओं के दूध दोहने के लिए लगाते हैं, उनसे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए। तो ये किससे होगा? ये भी पीयूष ग्रंथि से होगा। तो पीयूष ग्रंथि में जो डायूरेटिक होता है, एक डायूरेसिस एक रोग होता है, डायूरेसिस का मतलब है बार बार यूरिन आना, यानी कि हमें बाथरूम जाना पड़ता है ना, मूत्र बार बार आता है, वो किससे? डायूरेटिक से। और दूसरा ऑक्सीटोसिन होता है। ये ऑक्सीटोसिन या तो प्रजनन, जैसे महिला प्रसव के दौरान, यानी कि जब बच्चे को जन्म देती हैं, उसमें ये रिलीज होता है, उनके लिए ये संकुचन और विस्तारीकरण पैदा करता है। दूसरा जो डायूरेटिक है, ये हमारे किस में? यूरिन के लिए, यानी कि मूत्र को नियंत्रित करता है, तो ये आप इसका नोट कीजिए। आकाश चले गए क्या? चलो ठीक है, ये अंदर रख दें, कपड़े से बाहर डाल के। तो चलो बच्चे, हाँ क्लास चल रही है अभी, ये क्लास में बीच में जब कह रहे हो आवश्यक काम करके चले जाया करो। यहाँ पानी रखे मेरे लिए, इधर आओ, एक गिलास नाश्ता, ठीक है, उसी में भर के रखना है। अच्छा जी, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। ये किससे निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
तो पीयूष ग्रंथि, ऐसे ही पाइनियल ग्रंथि। देखना पाइनियल जो ग्रंथि होती है, पाइनियल ग्रंथि में हमारे शरीर में कुछ जैसे सेंसेशंस होती हैं ना, ये महिलाओं में बहुत एक्टिव होती है पाइनियल। इसको गुलाबी रंग पसंद होता है, यानी कि लाल रंग ज़्यादा अगर देखते हो उसमें एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, थायराइड ग्रंथि जो हम बोलने के यानी कि आवाज़ जो हमारा स्वर यंत्र होता है वो गले में स्थित होता है, उसको भी प्रभावित करती है। अभी 1 बाय 1 इनकी कमी से अधिकता से होने वाले रोग देखते हैं। बस यहाँ से अगर चाहें तो आप साथ साथ नोट्स बनाइए या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए मानव ग्रंथियां, तो सबसे पहले देखें कि ग्रंथि क्या होती है। तो ग्रंथि क्या हो जाएगी, ग्रंथि हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स तथा अन्य रासायनिक पदार्थों का उत्पादन और श्रावण करते हैं। यानी कि जो हार्मोन्स होंगे उनका उत्पादन और श्रावण होगा। पदार्थ शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करते हैं और विनियमित करते हैं। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, तो अंत्यस्रावी, बाह्यस्रावी या फिर मिश्रित ग्लैंड्स हो जाएंगी इसमें। तो ये देखते हैं जो हमने अभी डायग्राम बनाया था वो थे। तो सिर में आपको बताई थी कि 3 ग्रंथियां होती हैं, एक बार और देख लीजिएगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि और एक इसमें आ जाएगी पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, और एक आ जाएगी पाइनियल, पाइनियल ग्रंथि, है ना, पाइनियल ग्रंथि। दूसरा थायराइड और पैराथायराइड, ये गले में होती हैं 2, पैराथायराइड और थायराइड, एक आगे होगी और एक उसके थोड़ा पीछे होगी। ओके, इसके बाद में यकृत आ जाएगा यहाँ पर, यकृत, इसमें लिखा नहीं यकृत, ये हमारी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होगी। पैनक्रियाज को थोड़ा नीचे बना दिया ना, इसको यहाँ से ऊपर बनाना था। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय, ये अग्नाशय हो जाएगा। ओके, और ये क्या होंगी दोनों, ये मेल फीमेल में अलग अलग होंगी, यानी कि गोनेडो, गोनेडो ग्लैंड्स। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 टाइप्स हो जाएंगे इसके। मानव ग्रंथियां 3 प्रकार की होंगी, अंत्यस्रावी, बाह्यस्रावी और तीसरा हो जाएगा मिक्स्ड ग्लैंड। देखना ग्रंथियां अंत्यस्रावी, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन हार्मोन स्रावित नलिका विहीन, ये क्या होते हैं, नलिका विहीन होते हैं। दूसरा एक्सोक्राइन से जो एंजाइम स्रावित होंगे ये नलिका युक्त होते हैं, इनमें डक्ट पाई जाएगी, यानी कि बताया था ना आपको कि एक केस नलिका होगी, है ना, इससे स्रावित होंगे, तो एंजाइम स्रावित होते हैं। और मिश्रित में एंजाइम हार्मोन्स दोनों, ये अंत्यस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है, अग्नाशय, ठीक है, पैनक्रियाज। अब इसमें देखते हैं कि अंत्यस्रावी से कौन कौन से इसमें ग्रंथि आ जाएंगी। तो इसमें स्रावित पदार्थ सारे शरीर में फैलते हैं, इन पदार्थों को हार्मोन्स कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, पैराथायराइड और जनन ग्रंथि यानी कि गोनेडो, ये सब इसी में आ जाएंगे। बल्कि एक थाइमस बीच में आ जाएगा, थाइमस, थाइमस ग्रंथि, है ना, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि दोनों। इसमें क्या आएंगे, यकृत और स्वेट, स्वेट का मतलब पसीने की जो ग्रंथि, पसीना, तेल ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि जो हमारे मुख से निकलती है। अच्छा, वहां पर एग्जाम्पल में आपको ये यकृत में बताया था, यकृत किस में आएगा, ये एक्सोक्राइन में यानी कि बहिस्रावी, और अग्नाशय किस में आएगा, ये दोनों में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, हमारी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, ये सबसे छोटी होगी, और जो दोनों हो जाएगी वो अग्नाशय हो जाएगी। जनरल एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, दोनों ग्रंथियां कौन सी, वो अग्नाशय, जो अंत्यस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ये डक्ट होती है, जिसमें डक्ट पाई जाएगी, यानी कि नलिका युक्त, नलिका युक्त होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि यानी कि यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब इसके नोट्स आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे, तो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड में भी। नेक्स्ट देखिएगा, अंत्यस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स वो कौन कौन से हो जाएंगे, उनको भी आप देखिएगा। तो अंत्यस्रावी ग्रंथि, मानव की अंत्यस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, अधिवक्त, एडिनल, थाइमस और पीनियल, इनसे आप देखिए पिट्यूटरी,
पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स कौन से होंगे? आपको बताया कि अभी उसके दो भाग होते हैं, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर, यानी कि आगे का भाग और पीछे का भाग। जो आगे के भाग से निकलते हैं उसमें क्या क्या आ जाएंगे? अग्रपाली है ना, इंटीरियर लोब, अग्रभाग, एसटीएच, जीटीएच, एसीटीएच, एलटीएच, और ये थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, मिलेनो है ना, मिलेनोसाइट या मिलेनो एक ही बात है। और जो पीछे से निकलते हैं यानी कि उसके पीछे के भाग के वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन को डायूरेटिक बोलते हैं, डायूरेटिक, डायूरेटिक हॉर्मोन्स, डायूरेटिक। और एक क्या निकलेगा? ऑक्सीटोसिन ना, ये दो हार्मोन्स होते हैं। तो वेसोप्रेसिन या फिर डायूरेटिक, इसका क्या कार्य होता है और इनका भी, तो ये आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका जी, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब ये देखते हैं जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं उनमें किसकी अधिकता से कौन सा रोग या कमी से रोग होते हैं? तो वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक, वेसोप्रेसिन इसका दूसरा नाम हो जाएगा और नाम ऐसे क्या होगा? एंटी डायूरेटिक। तो एंटी डायूरेटिक का कार्य क्या होता है? एडीएच या पिटेसियस ना, एडीएच वृक्क की वाहिनियों और कोशिकाओं में जल का अवशोषण को नियंत्रित करता है। या एक लाइन में आप देखिए, इसकी कमी होने पर मूत्र के साथ पानी की अधिकता निकलने लगती है, यानी कि बार बार हमें बाथरूम जाना पड़ता है, यूरिन के लिए जाना पड़ता है। उससे क्या होगा? जिससे मूत्र पतला और रुधिर गाढ़ा हो जाता है। इस रोग को मूत्रता यानी कि डायूरेसिस रोग कहते हैं, डायूरेसिस, ये याद रखिएगा। ये परीक्षा में पूछा गया, जीके में क्वेश्चन पूछा गया है कि डायूरेसिस किस कारण से होता है। तो एंटी डायूरेटिक, अगर इस हार्मोन्स की कम मात्रा है ना, जिसमें बार बार पेशाब आता है, तो ये किसमें है? वेसोप्रोसिन, इसका नाम वेसोप्रोसिन या एंटी डायूरेटिक होगा। दूसरा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये हम दुधारू पशुओं में भी जो दूध का अधिक उत्पादन करने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग करते थे। हालांकि उसमें कुछ जो गिद्ध पक्षी होता है उसकी किडनी में समस्या होने लगी, वो मरने लगे थे, तो उसका मूल कारण भी ऑक्सीटोसिन था। क्योंकि दुधारू पशुओं का जब डेथ होती थी तो उनका मांस खाया करते थे, अब वो ऑक्सीटोसिन अंदर चला जाएगा, उसके इंजेक्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीटोसिन किस पर जो हानिकारक हुआ? गिद्धों के लिए। तो दूसरा इसका कार्य क्या होता है? यह गर्भ अवस्था के अंतिम काल में गर्भाशय की दीवारों को अनैच्छिक पेशिकाओं के संकुचन को प्रेरित करता है, यानी कि संकुचन या विस्तारण होगा। कब होगा? प्रसव के दौरान, जब महिला बच्चे को जन्म देती है तब इसका अहम रोल होता है। दूसरा, प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने तथा प्रसव के बाद गर्भाशय के सिकुड़ने को प्रेरित करता है, यानी कि विस्तार हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ये केवल बच्चे को जन्म देने के समय। यह स्तनधारियों में दुग्ध स्रावन को भी उत्तेजित करता है, जो दुग्ध ग्रंथि है उनको भी एक्टिव करता है, जो मांसपेशियां होती हैं उनको काफी लूज कर देता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन, और ये किससे निकलेंगे? जो उसका पश्च भाग होता है, पीछे का भाग पीयूष ग्रंथि का। आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है। ओके, नेक्स्ट, अग्रपाली जो आगे के भाग से निकलते हैं, जो अग्र भाग से निकलेंगे पीयूष ग्रंथि के, उसमें क्या क्या हो जाएंगे ना? इंटीरियर लोब। इस भाग में स्रावित हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो बताया था आपको कि हमारे सिर के अंदर होती है। एसटीएस हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, इसकी अधिकता से होने वाला रोग भीमकाय का रोग या एक्रोमेगेली रोग। एक्रोमेगेली में क्या होता है? हाथ पैर बढ़ जाते हैं, और भीमकाय में पूरा शरीर बढ़ता है ना, तो दिया ना इसमें अतिवृद्धि। बाल्यकाल में जीएच की अधिकता से बहुत लंबे या हष्टपुष्ट भीमकाय है ना, जैसे भीम होता है जेंट, व्यक्तियों का विकास होता है, इसे प्यूटिटी जायंट कहते हैं। दूसरा, एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली रोग में शरीर लंबाई में तो बढ़ नहीं पाता, अतः हाथ पांव और चेहरे की हड्डियां, हाथ पांव और चेहरे का जो हमारा कुछ भाग है ये बढ़ जाता है, जबड़े आदि अधिक लंबे हो जाते हैं। इस अवस्था को एक्रोमेगेली रोग कहते हैं। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया, एक्रोमेगेली, ये जीके में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग। अगर इसकी कमी से होगा यानी कि अधिकता से जो रोग होते हैं, हमारा शरीर बढ़ जाता है, तो कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? मनुष्य में बोनापन, ड्वार्फिज्म, या तो बोनापन होगा जिसको हम मिगेट्स भी कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? मिगेट्स, है ना, बोनापन या मिगेट्स। तो कमी से तो बोनापन या मिगेट्स होगा, और इसकी अगर अधिकता है उससे भीमकाय का रोग या एक्रोमेगेली रोग होगा। ठीक है ना, एक्रोमेगेली थोड़ा और, उसमें हाथ पैर या फिर चेहरे का कुछ भाग, हड्डियां बढ़ती हैं, जबड़े बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप साथ साथ। नेक्स्ट, जीएसटी हार्मोन्स, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स। गोनेडो का कार्य क्या होगा? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स, यह हार्मोन्स नर और मादा में लैंगिक परिपक्वता या लैंगिक कार्यों को पूर्णता के लिए होता है ना। गोनेडो अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारी जो जनन ग्रंथियां वो अविकसित होती हैं, यानी कि जैसे ये बच्चे को जन्म ना देना या फिर बांझपन जैसा रोग हो जाता है। अच्छा, ये जीटीएच के होगा है ना, गोनेडो जो जनन ग्रंथियां होती हैं। एसीटीएच हार्मोन्स, एसी को ऐसे याद रखिए जैसे एयर कंडीशन होता है ना। ये एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, तो टीएच से तो ट्रोफिक हार्मोन्स बनेगा, एडिनोकोर्टिको है ना। यह एडिनल ग्रंथि के कोर्टिकल भाग से हार्मोन्स को स्रावित को प्रभावित करता है और इसकी कमी से एडिनल ग्रंथियां विनष्ट हो जाती है, ठीक है ना। जो हमारी एडिनल ग्रंथि होगी वो नष्ट हो जाएंगी। टीएसएच है ना, थायराइड प्रेरक हार्मोन, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स। यह थायराइड ग्रंथि को वृद्धि एवं श्रावण क्रिया को नियंत्रित करता है। जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है गले में, ये उसको नियंत्रित करेगा। एक होगा एलटीएच हार्मोन्स, लुटियोट्रोफिक हार्मोन्स। यह हार्मोन्स गर्भित महिला में दुग्ध निर्माण और स्राव को प्रेरित करता है। इसकी कमी से मादा में दुग्ध निर्माण नहीं होता। देखना, दुग्ध ग्रंथि को जो नियंत्रित करता है तो कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। लेकिन दूध का ही बनना बंद हो जाए उसके लिए कौन सा है? लुटियोट्रोफिक। लुटियोट्रोफिक। तो दोनों में आप डिफरेंस क्लियर कर लीजिएगा आप। ओके, तो इसमें यह हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। डाइबेटोजेनिक। तो डाइबेटोजेनिक में क्या होगा? हार्मोन्स, डाइबेटोजेनिक हार्मोन। यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को प्रभावित करता है। जो कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो हम ऊर्जा ग्रहण करने के लिए होता है, तो किसका उपापचय करता है? यह कार्बोहाइड्रेट का करता है। नेक्स्ट, मिलेनो है ना, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटेड हार्मोन्स, MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटेड हार्मोन्स। ये क्या करता है? हमारी त्वचा का जो रंग होता है किस पर डिपेंड करता है? मिलेनो पर, यानी कि मिलेनोसाइट। यह हार्मोन्स त्वचा की कोशिकाओं में मिलेनिन रंग, मिलेनिन एक पिगमेंट होता है, मिलेनिन रंग के कणों को फैलाकर त्वचा के रंग को गहरा करता है। अगर ये कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाए उससे तिल जैसी संरचना, यानी कि मोल जो बनता है, जैसे दिया ना त्वचा पर तिल बनना, ये किसके कारण होता है? मिलेनों के कारण। और त्वचा का रंग किस पर आधारित है? मिलेनों पर। नेक्स्ट देखते हैं, थायराइड ग्रंथि जो गले में होगी, थायराइड एच के आकार की होती है। इसमें देखिएगा आप, डायग्राम भी इसमें दिया गया है। यह मनुष्य के गले में श्वास नली, ट्रेकिया, जो श्वास नली होती है जिसको ट्रेकिया कहते हैं, ट्रेकिया के दोनों ओर लेरिंग्स के नीचे गुलाबी सी एच आकार की, क्वेश्चन है एच आकार की ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें एच का आकार ये बनता है, ये क्या हो जाएगा? एच ना, ये इस तरीके से एच बनाया गया। तो एच ये क्या आ जाएगी? हमारी थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है। एच आकार की ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का भार 25 से 30 ग्राम होता है। यह एक अपेक्षाकृत बड़ी होती है, महिलाओं में बड़ी होती है थायराइड ग्रंथि। रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर ग्राम में 0.3 ग्राम आयोडीन होती है, यानी कि अगर ये कम श्रावण हो जाए तो आयोडीन की कमी से इसमें रोग ग्वाइटर वगैरह होता है ना, जैसे ये हो जाएगा। थायराइड हार्मोन्स के कार्य, थायरोक्सिन सभी उपापचय क्रिया की गति को नियंत्रित करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषकर हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। तीसरा, जनन ग्रंथि सामान्य रूप से कार्यशील कारण से पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करता है। ये इतने सारे फंक्शन किसके हैं? पीयूष ग्रंथि के, जो एच आकार की होती है। और प्रति 100 मिलीग्राम में कितना होती है इसकी मात्रा? 0.3 ग्राम, 0.3/100, ऐसे याद रखिएगा। महिलाओं में ये बड़ी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, थायरोक्सिन की कमी और अधिकता से होने वाले रोग। देखा होता है ना घींगा या ग्वाइटर रोग, तो ग्वाइटर रोग इसी से हो जाएगा। थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग, इसकी कमी से जड़ वामनता है ना, तो शरीर में कभी कभी विकास भी रुक जाता है, या फिर बच्चों में ऐसे। यह बच्चों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि मंद हो जाती है, बच्चे बोने रह जाते हैं। इस रोग को क्या बोलते हैं? जड़ वामनता। दूसरा, मिक्सिडीमा, इसका आपने नाम सुना होगा, मिक्सिडीमा है ना, मिक्सिडीमा। वेट्स में उपापचय गति कम हो जाती है,
हृदय की गति धीमी हो जाती है और मनुष्य सुस्त और थका थका रहता है, कभी बेहोशी जैसी मुद्रा हो जाती है ना, तो शरीर जो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो भी कम हो जाती है इसमें, या थकावट दौरे जैसी जैसी स्थिति बनती है। घेंगा है ना, घेंगा रोग या ग्वाइटर, भोजन में आयोडीन की कमी होने पर थायराइड ग्रंथि बड़ी होकर फूल जाती है, गर्दन भी फूलकर मोटी दिखाई देती है ना, गर्दन हमारी बड़ी हो जाएगी, इसको ग्वाइटर या घेंगा रोग बोलते हैं। तो घेंगा रोग हो जाएगा। ठीक है, हाशिमोटो रोग, हाशिमोटो का रोग, इस अवस्था में थायराइड ग्रंथि का स्रावन इतना कम हो जाता है कि स्राव को बढ़ाने के लिए दी गई औषधि विष का कार्य करने लगती है ना। थायराइड ग्रंथि अगर हमारी इसमें डैमेज हुई है या कुछ उसमें उसकी कार्य पद्धति में कमी आई है, उसके लिए जो हम दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो भी टॉक्सिक का कार्य करती है, यानी कि क्या बन जाएगा, पॉइजन बन जाएगा, विष का कार्य करती है। अच्छा आगे देखिए, थायरोक्सिन की अधिकता से होने वाले रोग, इसकी अधिकता से कौन सा रोग होगा, तो एक इसके अतिस्रावन के कारण थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, इसे एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर कहते हैं, एक्सोथेल्मिया। उसमें क्या होगा, आंखों का जो हमारा गोलक होता है, आंखों का गोलक भी बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो कमी से कौन सा रोग होगा, ग्वाइटर रोग, और अगर उसमें अधिकता हो जाए तो इसमें रोग हो जाएगा ये एक्सोथेल्मिया, है ना, स्पेलिंग EXOPTH, है ना, थेल्मिया पढ़ा जाएगा, एक्सोथेल्मिया, इसमें F लिखा गया, ये साइलेंट हो गया इसमें, एक्सोथेल्मिया रोग, है ना, आंखें प्रभावित होती हैं इस रोग। नेक्स्ट देखिएगा आप, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड कहाँ है, ये भी थायराइड ग्रंथि के पास स्थित होती है। तो पैराथायराइड ग्रंथि में, पैराथायराइड ग्रंथि मटर के दाने के बराबर 4 छोटी एवं गोल रचनाएं होती हैं। ये ग्रंथियां पैराथार्मोन, है ना, PTH नामक हार्मोन्स का स्रावन करती हैं, जिसे कोलिफ का हार्मोन्स, इसके वैज्ञानिक का नाम कोलिफ था जिसने इसकी खोज की थी, कोलिफ हार्मोन्स भी कहा जाता है। यह हार्मोन 84 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो एक प्रकार के प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये भी कहाँ पर, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड में होगा। तो 4 इसमें कोशिका यानी कि गोली के आकार की रचनाएं होती हैं। पैराथायराइड की अनियमितता से होने वाले रोग, इसकी अनियमितता जब अल्प स्रावन हो गया यानी कि कम होगा जब, अच्छा, पैराथार्मोन की कमी से द्रव में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है ना, हाइपोकैल्सीमिया, और फास्फेट की मात्रा बढ़ जाएगी। अच्छा, इस रोग में क्या होगा, इससे पेशियों में तंत्रिकाओं में अनावश्यक उत्तेजना के कारण पेशियों में ऐठन और कंपन होने लगती है, टिटेनी रोग कहते हैं, दौरे जैसी स्थिति बन जाती है कभी कभी। तो इस रोग को क्या कहेंगे, टिटेनी रोग। और अगर अतिस्रावन हो जाए इसका, यानी कि ज्यादा निकलने लगे, अब हमारी कैल्शियम की मात्रा इससे भी असंतुलित हो जाएगी, जिससे कैल्शियम ऑक्जुलेट की एक गांठ बन जाएगी, मीन्स क्या होगा, जो पथरी बनती है। तो अतिस्रावन, हाइपरसेक्रेशन, इससे हड्डियां गलकर कोमल, कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। यानी कि अगर ये हार्मोन्स ज्यादा निकलेगा पैराथायराइड से, पैराथायरोक्सिन, अब वो हड्डियों से क्या निकालेगा, कैल्शियम, हड्डियों में रंध्र हो जाएंगे, जिसको ओस्टियोपोरोसिस रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। तो हड्डियां कोमल, कमजोर और भंगुर हो जाती हैं, इसे ओस्टियोपोरोसिस का रोग कहते हैं। तथा वृक्कों में पथरी, यानी कि जो हमारी किडनी होती है, किडनी स्टोन, वृक्क में पथरी पड़ जाने की संभावना हो जाती है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक संभावना किसकी, ये पथरी बनने की कहाँ पर होती है, वो किडनी में होती है। दूसरी फिर गाल ब्लेडर में बनती है, जो गाल ब्लेडर किससे जुड़ा होता है, यकृत से जुड़ा होगा, उसमें क्या होता है, पित्त रस होता है, यानी कि पित्ताशय बोलते हैं। तो यह अधिकता से हो जाएगा जब अधिक श्रावण होगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, थाइमस ग्रंथि, है ना, थाइमस ग्रंथि जो हमारी कहाँ होगी, चेस्ट में होगी। ये कुछ वर्षों तक रहती है, 8-10 वर्षों तक, जब बच्चे का जन्म होता है उसके लगभग 6 से 8 वर्षों तक, क्योंकि इसकी पाचन शक्ति खुद से विकसित नहीं होती, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करता है यानी कि माँ का दूध पीता है, तो उसके बाद में वो फिर निष्क्रिय हो जाती है, उसकी आवश्यकता नहीं होती, ये गुलाबी रंग की होती है। तो इसमें देखिएगा थाइमस ग्रंथि, क्वेश्चन है थाइमस ग्रंथि, वक्ष भाग में कौन सी ग्रंथि स्थित होती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा थाइमस ग्रंथि। देखना ये थाइमस ग्रंथि रेड कलर की होती है, हमारी छाती में हो जाएगी, वक्ष भाग में। थाइमस ग्रंथि, इस ग्रंथि को हृदय के ठीक आगे स्थित होता है, भ्रूण अवस्था से शेषो अवस्था तक बड़ी हो जाती है, बाद में धीरे धीरे छोटी हो जाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्रावन करती है, जिसके प्रभाव से शिशु में प्रतिरक्षा पदार्थ का निर्माण होता है। जब तक हमारी खुद की पाचन शक्ति विकसित नहीं होगी या प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित नहीं होगी, तब तक ये कार्य करती है, उसके बाद में निष्क्रिय हो जाती है।
ठीक है। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होगी? जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है तो सिर में ही स्थित होगी, मस्तिष्क में। क्या? पीनियल ग्रंथि। इसको गुलाबी रंग पसंद होता है और ये गुलाबी रंग की होगी, यानी कि रेड कलर की होगी। यह मस्तिष्क के गोलार्धों के बीच में एक खोखले वृत्त पर स्थित सफेद चपटी सी छोटी ग्रंथि होती है। इसे एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं, है ना। ये नोट याद कर लेना आप इसको, एपिफाइसिस, तो एपिफाइसिस भी कहते हैं। यह ग्रंथि मिलेटोनिन हार्मोन्स का स्रावण करती है, जो एक एमिनो एसिड होता है, मिलेटोनिन, है ना। मिलेटोनिन का स्रावण होगा इससे, जो क्या होगा? एक एमिनो एसिड होता है। आगे देखिएगा। नेक्स्ट, अग्नाशय। अग्नाशय क्या आ जाएगा? पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज से स्रावित क्या होता है? इंसुलिन भी होता है उससे। तो अग्नाशय, पेनक्रियाज, यह मिश्रित ग्रंथि है जिसका बहिस्रावी भाग पाचक रस स्रावित करता है। उसमें उपस्थित लैंगरहैंस की दीपिका अंतःस्रावी भाग कहलाती है। जो लैंगरहैंस की दीपिका है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, है ना, ये कहाँ पर होगा? देखना, ये तो क्या आ जाएगा? ये तो हमारा लीवर होता है, लीवर। लीवर में ये फिर क्या होगा? पूरा आमाशय, ये आमाशय, आमाशय। इसमें क्या होता है? ये अग्नाशय होता है। अग्नाशय, अग्नाशय के अंदर होती है फिर लैंगरहैंस की दीपिका है, यानी कि एक तरफ से लीवर हो जाएगा, उसकी दूसरी साइड अगर देखें तो वहाँ आमाशय, जिसको स्टमक बोलते हैं, उसके नीचे पेनक्रियाज होगा। तो पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो इसका ये बाह्य स्रावी भाग पाचक रस, इससे एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे लाइपेज, है ना, ये लाइपेज आ जाएगा, इमाइलेज आ जाएगा, ये कार्बोक्सी, और एक इसे ट्रिप्सिन निकलता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम्स होता है प्रोटीन का उपापचय करता है, और जो इमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट का करता है, और जो लाइपेज होता है वसा का करता है, यानी कि जो चिकनाई का भाग होता है। अच्छा, इसी से इंसुलिन का स्रावन होता है। आगे देखना है। इंसुलिन शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज उपयोग के लिए प्रेरित करता है, यानी कि इससे क्या होगा? जो ग्लूकोज हमारे शरीर में, अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, जिससे डायबिटीज का रोग होता है, शुगर का रोग होता है, इसको मधुमेह का रोग भी कहते हैं। दूसरा, ग्लूकोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा घटने पर ग्लाइकोजन व वसा के विखंडन से ग्लूकोज के निर्माण को प्रेरित करता है। ये 5 अलग अलग अंतःस्रावी, हर ये अल्फा बीटा डेल्टा, है ना, एप्सिलॉन और ऑप्सिलॉन, 5 प्रकार के इसमें ये होते हैं, सेल्स, कोशिकाएं होती हैं। चलिए खैर, ये का छोड़िए, तो यहीं से देखिएगा आप, ये अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों का ही उदाहरण होती है। नेक्स्ट, एडेनल ग्रंथि, ये भी देखिएगा, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, देखना। एडेनल, एडिनल ग्रंथि, यह प्रत्येक वृक्क के शीर्ष पर स्थित होती है। वृक्क का मतलब किडनी, किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होगी। शीर्ष पर पीले भूरे रंग की 4 से 6 ग्राम की टोपी के समान अधिवृक्क यह एडिनल ग्रंथि पर लगी रहती है। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं? एडिनल कोर्टेक्स, एक को एडिनल मेडुला। तो एडिनल कोर्टेक्स से कौन कौन से निकलते हैं? एडिनल, यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा, ये क्या होती है? हमारी किडनी, 2 हमारी किडनी होंगी। तो किडनी के ऊपर ये जो टोपी नुमा स्थिति बनी, इनको हम क्या बोलते हैं? एडिनल। तो एडिनल ग्रंथि के 2 भाग होंगे, एक मेडुला होगा, एक कोर्टेक्स होगा। तो एडिनल कोर्टेक्स से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं? एक तो मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स, एक ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, एक लिंग हार्मोन्स हो जाएगा, है ना। इसको एंडोजेंस भी कहते हैं, जो पुरुषों में केवल हार्मोन्स निकलता है। महिलाओं में अगर देखते हैं मेडुला, महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है, पुरुषों में एंडोजेंस। दूसरा, मेडुला जो स्थिति होगी, इससे ये एडिनेलिन और नॉन एडिनेलिन, उड़ो या लड़ो एडिनेलिन, जो एडिनेलिन हार्मोन्स होता है, अगर ये ज़्यादा निकल जाए तो उड़ो या लड़ो, यानी कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि डर लग जाता है अचानक से, जो हमारी भावनाएं हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। रात को अगर रस्सी दिखाई दे तो उसको सांप समझ लेते हैं, तो सांप से डर जाते हैं, तो तभी इसको बोला गया है फ्लाई और फाइट, या तो उड़ो या लड़ो, यानी कि या तो ये सामना करो उसका या फिर भाग जाओ वहां से, है ना। तो फ्लाई और फाइट, उड़ो या लड़ो, इसको कहा गया एडिनेलिन। एडिनेलिन हार्मोन्स ये कहां से स्रावित होता है? मेडुला से होता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप। हाँ, गोनेडो, गोनेडो में जो जनन ग्रंथियां हमारी होती हैं, गोनेडो, गोनेडो हार्मोन्स, नर हार्मोन्स, है ना, टेस्टोस्टेरोन, ये तो कहां पर होगा? पुरुषों में, है ना। जो लैंगिक अंगों की परिपक्वता, परिपक्वता का मतलब मैच्योर, उनको विकसित करना,
परिपक्वता तथा शुक्राणु, जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु जनन में सहायक है ना। ये किसमें बनते हैं? नर हार्मोन्स, ये तो पुरुषों के लिए होगा। मादा में जो महिलाओं में होते हैं एस्ट्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस होगा, एस्ट्रोजेंस का स्रावन होता है, जो स्त्रियों में सहायक जनांगों, लैंगिक लक्षणों, दूध ग्रंथि आदि के विकास तथा अंडाणु जन्म को प्रेरित करता है। उससे क्या होगी? हमारी जो जनन ग्रंथियां वो विकसित होती हैं एडेलिन से। ओके, ये दोनों हार्मोन्स गर्भ अवस्था यानी कि गर्भधारण और शिशु जन्म को आसान बनाता है ना। तो महिलाओं में कौन सा होता है? एस्ट्रोजेंस, और पुरुषों में एंडोजेंस। तो एंडोजन और एस्ट्रोजन, इनमें दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा, इस पर आधारित फिर क्वेश्चंस भी हैं। तो आज ऐसा करते हैं, इसमें यहीं तक हम ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और कल जो इस पर जो हम वीडियो बनाएंगे, कल की जो क्लास होगी, हार्मोन्स पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस परीक्षा में आए हुए हैं सभी वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमने जो ग्रंथियाँ हैं वो सभी हमारी क्लियर हुई हैं, और इनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो आप इसके नोट्स अच्छे से बनाकर इसको परफेक्टली आपको याद करना है। फिर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस पर, तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।